गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एटलस में एशिया का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की कक्षा में एशिया का परिचय और एशिया महादेश के भूमध्य सागरीय देश के विषय में जानकारी दी जा चुकी है। आशा है कि आपने इसका रिवीजन किया होगा और जो देखे नहीं है इससे पहले की कक्षा को वो प्लेलिस्ट में जाकर इसको देखें। एटलस का प्लेलिस्ट एक स्वतंत्र बना हुआ है, उसमें आप जाके देखिए। आइए हम देखते हैं एशिया महाद्वीप को। अगर पिछली कक्षाओं में इसके परिचय में इसको बताया गया है कि एशिया को किस किस खंडों में बांटा गया है, तो हम देखेंगे एशिया को 5 खंडों में बांटा गया है। तो आप देखिए ए बी सी डी ई यानी 5 ब्लॉक यहां दिखाई दे रहा है और 5 ब्लॉक में हर एक का नामकरण भी किया जा चुका था। अभी इसको कहा जाएगा ए ब्लॉक वाले जो क्षेत्र है वो पश्चिम एशिया में कहलाते हैं। तो देखिए वेस्ट एशिया लिखा हुआ है, तो यहां से यहां तक का भाग जो है वेस्ट एशिया कहलाता है। इसी तरह बी खंड में आप देखिए साउथ एशिया, दक्षिण एशिया। सी खंड में देखिए साउथ ईस्ट एशिया, इसका दक्षिण पूर्व एशिया इसको कहते हैं। डी खंड में देखिए फार ईस्ट यानी सुदूर पूर्व की का क्षेत्र है। ई खंड में सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया का भाग है। तो इस तरह आपने एशिया को देखा है। इसकी चर्चा पिछली कक्षाओं में हो चुकी है। अब आगे आइए, इसी एक ब्लॉक को यदि देखें तो उसमें एक भाग को निकाला जाता है। तो एक भाग ये देख रहे हैं ना, ये एक खंड जो वेस्ट एशिया का है, तो वेस्ट एशिया का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और वेस्ट एशिया में आप देखिए 1 2 3 इसको भी फिर इसको विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। तो मूलतः पढ़ने के लिए हम 3 भाग में विभाजित करते हैं। तो यहाँ ईरान से लेकर तुर्की तक का क्षेत्र ये वेस्ट एशिया कहलाता है। एक तो ध्यान रखना है, ईरान से लेकर तुर्की का क्षेत्र है, पश्चिमी एशिया में आता है। अब यहाँ देखिए इसको जो बांटा गया है ईरान तक के क्षेत्र को, ये देखिए सीमा दिखाई, इधर सीमा है तुर्की की अवस्थिति और ईरान की अवस्थिति दोनों को एटलस में आप देखिए इसको। फिर आगे देखिए इसमें जो बांटा गया, इसको 3 खंड में जो बांटा गया है, इसमें पहला जो है भूमध्य सागरीय देश है। दूसरा अगर खंड है तो उसको देखिए अरब प्रायद्वीप के रूप में हम जानते हैं। ये अंदर के जो गल्फ के क्षेत्र है उसको, उसके बगल का जो क्षेत्र है अरब प्रायद्वीप है। और तीसरा जो है देखिए खाड़ी के देश, गल्फ कंट्री यहां वाला और इस क्षेत्र वाला, ये जो है आपका खाड़ी के देश यानी गल्फ कंट्री कहलाते हैं। जिसमें हमने पिछली कक्षा में एक स्वतंत्र एपिसोड में आपको बताया भूमध्य सागरीय देशों के बारे में। तो इसको फिर से आप रिवीजन के तौर पे देखिए। भूमध्य सागरीय देश में आपने देखा साइप्रस, तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल। और देखे थे साइप्रस क्या था, स्वतंत्र द्वीपीय देश था और ये इससे जुड़े हुए देश है। आइए, ये अफ्रीका है, इसके लोकेशन को देखने के लिए यहां अफ्रीका को बताया गया है। अब आइए हम आज की कक्षा शुरू करें। तो यहां आप तुर्की की अवस्थिति देखिए। तुर्की से ऐसा होता है कि प्रश्न बनते हैं, तो उन्हीं चीजों की चर्चा की जाएगी एटलस में जिससे प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो आइए तुर्की का देखें। तो तुर्की एक ऐसा देश है जिसकी अवस्थिति एशिया और यूरोप दोनों महादेश में है। तो आइए यहां देख रहे हैं, यहां देखिए यूरोप है और ये एशिया है और यहां तुर्की की अवस्थिति है। तो तुर्की का जो नया नाम है वो क्या है, तुर्कीये है। देखिए यहां लिख दिया गया तुर्कीये। और तुर्की देखिए तुर्की कहां अवस्थित है, तो काला सागर और भूमध्य सागर के बीच इसकी अवस्थिति है। प्रश्न बन सकता है ऐसा। तो काला सागर और भूमध्य सागर के बीच जो देश है वो तुर्की है। अब तुर्की में देखेंगे यहां पर, तो इसके देखिए कुछ पॉइंट्स को आपको गौर करना है। इसको हम फिर लैंग्वेज में भी बताएंगे आपको। तो तुर्की को जानते हैं आप, इसका पुराना नाम क्या था, एशिया माइनर। आप अगर इतिहास का अध्ययन कीजिएगा तो उसमें आप देखिए क्या कि यानी एशिया माइनर से एक अभिलेख प्राप्त किया गया है जिसमें मित्र, वरुण, नासत्य आदि देवताओं का उल्लेख है। तो वहां हम इतिहास में उसको अलग से देखें तो एशिया माइनर तुर्की को कहा जाता था, ध्यान में रखिए। और तुर्की की अवस्थिति भी आप जान गए। अब यहां देखना है दूसरा अगर बिंदु लिया जाए तो इस्तांबुल। तो तुर्की में एक इस्तांबुल प्रमुख शहर है, ऐसे राजधानी है अंकारा, लेकिन इस्तांबुल एक प्रसिद्ध शहर है जिसकी अवस्थिति कहां है, यूरोप में है। तो तुर्की को 2 भाग में हम पहले विभाजित करके अध्ययन करेंगे। एक भाग क्या है, एशिया का भाग है और एक यूरोप का भाग है। जैसा हम जानते हैं कि तुर्की की स्थिति किसमें है, यूरोप और एशिया दोनों में है। तो देखिए ये यूरोपियन तुर्की हो गया और ये एशियन तुर्की हो गया। तो इस्तांबुल जो पड़ता है वो कहां है, यूरोपीय तुर्की में। आप एक कथन जानते होंगे, नेपोलियन ने
जब इस क्षेत्र पर अधिकार किया था तो वो इस्तांबुल शहर को देखकर कहा था, यानी उसकी प्राकृतिक स्थिति और लैंडस्केप को देखकर कहा था, यदि विश्व एक देश होता तो इस्तांबुल को मैं उसकी राजधानी बनाता। चलिए आगे देखें हम। तो इस्तांबुल जो है बास्फोरस जल संधि पर अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, यहां देख रहे हैं ना, जल संधि है, दो जल राशियों को मिलाने वाले क्षेत्र, जो क्षेत्र होते हैं उसको जल संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये बास्फोरस क्वेश्चन पूछता है इस्तांबुल किस जल संधि पर अवस्थित है, तो बास्फोरस जल संधि। इसको आपको सबको एटलस पर इसके क्षेत्र को देखना है। हो सकते हैं कुछ मिले और कुछ नहीं मिले, लेकिन बास्फोरस दिया हुआ है अधिकतर एटलस में। अब देखिए दूसरा क्या है, यहां पर मरमरा सागर है और यहां पर एजियन सागर है। तो देख रहे हैं मरमरा सागर और एजियन सागर की यहाँ अवस्थिति है, और यही इस दोनों जल राशि को मिलाने वाले कौन से जल संधि है, डार्डेनलिस जल संधि है। इसको याद करेंगे क्या, डार्डेनलिस जल संधि। तो आपने देखा बास्फोरस जल संधि और डार्डेनलिस जल संधि को, भूमध्य सागर का क्षेत्र देखा, काला सागर की स्थिति को देखा। तो इसको आप एटलस पर देखने का प्रयास करें। आइए देखिए इधर, तुर्की काला सागर एवं भूमध्य सागर के बीच में अवस्थित है, आपने देखा है इसको। इस्तांबुल यूरोपीय तुर्की का भाग है और यह बास्फोरस से जल संधि पर स्थित है। ठीक, अब तीसरा देखिए, डार्डेनीज जल संधि मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। इतना आपने देख लिया, मैप पर उसको देखें आप, एटलस में जाके उसको गौर से देखना है आपको, कहां कौन सी अवस्थिति। अब आइए यहां पर हम ये बात करें कि तुर्की की जो राजधानी है अंकारा, वो एक्चुअली एक पठार पर अवस्थित है, और वो कौन सा पठार है, अनातोलिया का पठार है। ये भी प्रश्न आता है क्या कि तुर्की में यही अनातोलिया का पठार कहाँ अवस्थित है, तो वो तुर्की में है। तो यहाँ देखिए तुर्की की राजधानी अंकारा देख रहे हैं ना आप, और ये जो पठार है इस जहां पर ये अवस्थित है उसको कहते हैं अनातोलिया का पठार। दिखाई दे रहा है अनातोलिया का पठार। अब देखिए क्या, अनातोलिया का पठार जो है उसके उत्तर भाग और दक्षिण भाग में, दोनों के भाग में पर्वत है और इसके बीच में पठार है। तो इसको बोला जाता है अंतः पर्वतीय पठार का यह उदाहरण है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अनातोलिया का पठार कैसा पठार है, तो वह अंतः पर्वतीय पठार है। अब देखिएगा इसको। अब ये क्या है कि उत्तर में जो पर्वत है तो उसका नाम है पॉन्टिक पर्वत, देख रहे हैं, और दक्षिण में जो पर्वत है उसका नाम है तरूस पर्वत या टोरोस पर्वत, जैसा लिखा है उच्चारण हो, समझे ना, आप उसको गौर कीजिएगा। यहाँ राजधानी है ये अंकारा, और अंकारा जो है यहाँ क्या है, अंगोरा ऊन का उत्पादन किया जाता है। अंगूरा भी जिसको लोग बोलते हैं, तो यही अंगूरा, या एक्चुअल उच्चारण क्या है इसका, अंगोरा ऊन है। तो अंगोरा ऊन का उत्पादन किया जाता है, और अंगोरा जो ऊन है वो खरगोश से प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे पश्मीना आप जानते हैं क्या, वो किससे, बकरी से प्राप्त किया जाता है। तो इसी तरह यहाँ अंगोरा ऊन है वो किससे प्राप्त किया जाता है, खरगोश से प्राप्त किया जाता है। और यहाँ ही आप देखिएगा एक वान झील है, तुर्की में ही वान झील स्थित है। इसमें जो लवणता है 330 ग्राम 1 लीटर पानी में लवण घुला हुआ है, यानी उसमें नमक की मात्रा 1 लीटर पानी में 330 ग्राम है। इससे पहले आपने यूरोप में देखा होगा गल्फ ऑफ बोथनिया में, और गल्फ ऑफ बोथनिया में आपने क्या देखा, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में लवणता घुली हुई है। तो सबसे कम लवणता कहां है, तो बोथनिया की खाड़ी में, और यहां सबसे अधिक बोलेगा तो तुर्की का वान झील, 330 ग्राम प्रति लीटर नमक घुला हुआ है इसमें। चलिए इसको देख लिए आप। तो आइए देखिए, यहां देखे थे आप पॉन्टिस पर्वत और तरूस पर्वत को, उसके बीच अनातोलिया का पठार था, तो यह अंतः पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखिए, इसी को लैंग्वेज में लिख दिया गया है। तुर्की में पठारी प्रदेश 2 पहाड़ी प्रदेशों के बीच स्थित है, उत्तर में पॉन्टिक और दक्षिण में तोरूस पर्वत अवस्थित है, अतः अनातोलिया का पठार अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है। दूसरा देखिए, वान झील तुर्की में अवस्थित झील है जहां लवणता विश्व में सर्वाधिक है, यानी 1 लीटर जल में 330 ग्राम लवणता मिला है, लवण मिला है। और यहाँ पे देखिए 330 ग्राम पर हजार में, यहाँ देखिए प्रतिशत जब होता है, प्रतिशत में 2 बिंदु लगता है, और यहाँ देखिए नीचे में 2 बिंदु लगा हुआ है, और इस तरह ये चीज हजार में है 330 ग्राम, ध्यान रखिएगा। और तुर्की की राजधानी अंकारा अंगोरा ऊन के उत्पादन का केंद्र है। ठीक है, आज तुर्की हुआ, कल फिर हम इजराइल के विषय में देखेंगे। इजराइल क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी आप पढ़िएगा इजराइल को, तो वहां
जो गोलन हाइट्स है या अन्य जो क्षेत्र है उसके गाजा पट्टी है, ये बहुत विवादित क्षेत्र होता है। तो हम लोग इजराइल के विषय में कल की कक्षा में हम देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।